कल हमने वास्तविक अनुक्रम की परिभाषा, वास्तविक अनुक्रम का परास, अचर अनुक्रम, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम, अनुक्रम का निम्नक, अनुक्रम का उच्चक, इन सब को परिभाषित किया। अब हम एक दिष्ट अनुक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट ह्रासमान। सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले एक दिष्ट अनुक्रम, कोई अनुक्रम ब्रैकेट xn एक दिष्ट वर्धमान हो या एक दिष्ट ह्रासमान हो, वह अनुक्रम एक दिष्ट अनुक्रम कहलाती है। अब एक दिष्ट ह्रासमान के बारे में, जैसे कोई अनुक्रम xn एक दिष्ट ह्रासमान कहलाती है जब n लेस देन m implies xn लेस देन और इक्वल टू xn। यानी जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है तो अनुक्रम के पद भी बढ़ते जाएं। इसी अनुक्रम को एक दिष्ट ह्रासमान कहेंगे यदि n लेस देन m तो है, परंतु xn ग्रेटर देन और इक्वल टू xn। यानी अनुक्रम के पद घटते जाएं तो उस अनुक्रम को अपन एक दिष्ट ह्रासमान इस स्थिति में कहेंगे और इस स्थिति में एक दिष्ट वर्धमान कहेंगे, इस स्थिति में एक दिष्ट ह्रासमान कहेंगे। अब एक वर्ड आता है निरंतर एक दिष्ट वर्धमान। निरंतर एक दिष्ट वर्धमान में क्या अंतर आ जाएगा? केवल n लेस देन m implies xn इक्वल का साइन नहीं आएगा, xn लेस देन xn। एक निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान कहलाएगी यदि xn ग्रेटर देन xn, यानी n लेस देन m implies xn ग्रेटर देन xn। अनुक्रम के पद घटते जाएं, बराबर नहीं हो। तो अब इसको परिभाषित कर रहे हैं। निरंतर एक दिष्ट अनुक्रम, दोनों चीज आ जाएगी, वर्धमान भी आ जाएगा, ह्रासमान भी आ जाएगा। यदि ब्रैकेट xn निरंतर एक दिष्ट वर्धमान हो या निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान हो तो अनुक्रम xn निरंतर एक दिष्ट अनुक्रम कहलाती है। ये किसका उदाहरण है? देखो, xn लेस देन और इक्वल टू x2 लेस देन और इक्वल टू x3, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना। ये कौन सी हुई? निरंतर नहीं, एक दिष्ट वर्धमान। और अगर ऐसा हो कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x3 एंड सो ऑन, तो क्या कहेंगे? निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान। आगे आएगा ये। निरंतर में क्या हो जाएगा? ये इक्वल का साइन हट गया यहाँ पे, देखो ना। यहाँ क्या था? xn ग्रेटर देन और इक्वल टू xn। तो क्या हुआ? जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है पद भी बड़े होते जा रहे हैं, तो ये तो है एक दिष्ट वर्धमान। निरंतर में क्या होगा? यहाँ इक्वल का साइन हट जाएगा, यानी x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4, बढ़ते जा रहे हैं पद, है ना, बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा हो गया ये वाला। x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 एंड सो ऑन। इक्वल का साइन नहीं आया। जैसे जैसे 1 2 3 तो पद, अनुक्रम के पद भी बढ़ते जाएं तो अपन क्या कहेंगे? निरंतर एक दिष्ट वर्धमान। उदाहरण लेते हैं, जैसे ये ले लें, अनुक्रम x1 अपन ने ये ले लिया। अब देखो ना, n के मान देते जाओ, x1 1, x2 4, x3 n की जगह 3 9,
n की जगह 4, x4 16 एंड सो ऑन। जैसे जैसे n बढ़ रहा है अनुक्रम के पद भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है? निरंतर एकदिष्ट वर्धमान। अब आते हैं निरंतर एकदिष्ट हासमान के ऊपर। तो ये रही अनुक्रम, एकदिष्ट हासमान अनुक्रम कि xn + 1 लेस देन। तो इस तरह के अनुक्रम को अपन ये कहेंगे x1 > x2 > x3 एंड सो ऑन। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या इस रूप में लिखिए x1 > x2 > x3 एंड सो ऑन। तो निरंतर नहीं होगा, यहाँ पे केवल एकदिष्ट हासमान अनुक्रम कहलाती है। जब इक्वल का साइन हटा देंगे तो निरंतर एकदिष्ट हासमान हो जाएगी। ये रहा xn + 1 लेस देन xn, या यूं कहें x1 > x2 > x3 x4। n तो बढ़ रहा है लेकिन अनुक्रम के पद घटते जा रहे हैं। तो क्या हुआ? निरंतर एकदिष्ट हासमान। जैसे ये ले लेना xn = 1/n ले लें, x1 1, x2 1/2, x3 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये क्या हुआ? निरंतर एकदिष्ट हासमान। n बढ़ रहा है लेकिन x1 x2 x3 x4 घटता जा रहा है। तो इस तरह के अनुक्रम को अपन कहते हैं निरंतर एकदिष्ट हासमान। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है अनुक्रम का सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। कोई वास्तविक संख्या अल्फा दिए गए अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश नेबरहुड में अनुक्रम के अनंत पद हो, अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन > 0 के लिए मोड xn - अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं अपन -एप्सिलॉन लेस देन xn - अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। तीनों में अल्फा जोड़ दिया तो ये स्टेप आ गया अल्फा - एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, या यूं कह दें xn बिलोंग्स टू अल्फा - एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। किन के लिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n है। तो इसमें xn बिलोंग्स टू ये किसके लिए? n किस में से? कैपिटल N में से। इसका मतलब इस प्रतिवेश में कितने पद हैं अनुक्रम के? अनंत पद हैं। इस सीमा बिंदु को हम गुच्छ बिंदु भी कहते हैं, क्लस्टर बिंदु भी कहते हैं और एक्युमुलेशन बिंदु भी कहते हैं, पुंज बिंदु भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, अनुक्रम के सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है। जैसे अपन ये वाली अनुक्रम लें xn = n² लें 1 4 9 16, इसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं है। क्या कोई ऐसा बिंदु है क्या जिसके प्रतिवेश में इसके अनंत बिंदु आए? कोई नहीं है। तो ये मैं ये चीज बता रहा हूं कि किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें हैं। एक चीज और कि सीमा बिंदु का अनुक्रम का पद होना भी आवश्यक नहीं है। जैसे अपन ये वाला उदाहरण लें 1/n वाला, इसमें देखो इसका जो सीमा बिंदु आएगा ना वो 0 आएगा, लेकिन 0 इसका एलिमेंट कभी नहीं है। तो 0 इस अनुक्रम में विद्यमान नहीं है, लेकिन इसका सीमा बिंदु 1/n है। कैसे है? देखो 0 - एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, इसमें अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है कि नहीं है? क्यों? एप्सिलॉन में इतना छोटा ले लेता हूं, जैसे ये ले लूं 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 पॉइंट ये वाला एलिमेंट एप्सिलॉन लिया, तो माइनस ये और ये अंत में जाके देखो n आएगा ना, यहाँ पे n नीचे बढ़ता जा रहा है, तो अंत में जाके क्या आएगा? नीचे की संख्या जो n है वो मैं इतनी बड़ी ले लेता हूं कि उसमें लास्ट के पद वो सब किसके बराबर होंगे? 0 के समीप हो जाएंगे, वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे ना। यानी इसके इस प्रतिवेश में अंत में जाके है ना, जब n में बहुत बड़ा ले लूंगा तो वो सारे पॉइंट्स किस में आ जाएंगे? वो सारे पॉइंट्स
इसमें आ जाएंगे। तो इसका सीमा बिंदु 0 है, लेकिन वो 0 इस अनुक्रम का बिंदु नहीं है। तो दोनों ही चीज हैं। मैंने क्या बताया आपको कि अनुक्रम के सीमा बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये भी जरूरी नहीं सीमा बिंदु का अनुक्रम का पद होना भी आवश्यक नहीं है। जैसे मैं एक अचर अनुक्रम लूँ xn इक्वल टू 1/2 लूँ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो इस अनुक्रम का एक ही सीमा बिंदु होगा 1/2 एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि देखो इस केस में देखो आपने अनुक्रम क्या ली, xn इक्वल टू 1/2 ली फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ गए ना? इसका मतलब ये जो अनुक्रम है वो देखो ना, x1 यहाँ n की जगह 1 लिखा, क्या वैल्यू 1/2 1/2 1/2 1/2 यही आई ना। यहाँ n की जगह 1 2 3 n लिखते जा रहे हैं, तो ये 1/2 1/2 यही आएगा। अब 1/2 का कोई भी प्रतिवेश लो, माइनस 1/2 1/2 प्लस एप्सिलॉन, यानी ये 1/2 हो गया और ये इसका प्रतिवेश हो गया। इस प्रतिवेश में ये वाला बिंदु कितनी बार आ रहा है देखो ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी, ये हो गया 1/2 माइनस एप्सिलॉन ये वाला बिंदु, और ये हो गया 1/2 प्लस एप्सिलॉन। और इसमें 1/2 कितनी बार आ रहा है इस अनुक्रम का, 1 2 3 4 5 कितनी बार, अनंत बार। इसका मतलब ये 1/2 इसका इस अनुक्रम का सीमा बिंदु है। ठीक इसी प्रकार मैंने अभी आपको बताया 1/n का सीमा बिंदु 0 है, जो स्वयं अनुक्रम का पद नहीं है। अब अनुक्रम xn इक्वल टू लिया, जहां xn इक्वल टू -1 ये लिया। देखो अब अपन ने क्या लिया, xn इक्वल टू -1 की घात n लिया। n के मान रखते जा रहे हैं भाई, x1 -1 x2 1 x3 -1 x4 1 ऐसे ही। अब प्रतिवेश ले रहा हूं -1 माइनस एप्सिलॉन और -1 प्लस एप्सिलॉन। इसमें देखो कौन कौन से, ये क्या है x1 है, ये x3, ये x5 x7, तो इसमें कौन से बिंदु आए, x1 इसमें है, x3 है, x5 है, x7 है, कितने अनंत बिंदु हैं। ऐसे ही जब अपन ये ले 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन लूं तो कितनी बार है देखो, x2 इसमें है, x4 इसमें है, x6 है, कितने अनंत। यानी इस अनुक्रम के दो सीमा बिंदु कौन कौन से हो गए, -1 है और एक 1 है। क्लियर है ये चीज? तो -xn ये लिया, जहां xn इक्वल टू ये है कि दो सीमा बिंदु कौन कौन से, -1 तथा 1 है, -1 तथा 1 है। ये मैंने बताया था अनुक्रम एक n स्क्वायर का कोई सीमा विद्यमान नहीं है। अब अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे बाल्ज़नो-वेईस्ट्रासर में कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। ये अपन कल अध्ययन इसका करेंगे।